अब देखो, मैं स्टार्ट करूं लेक्चर जो है उसके पहले थोड़ी सी पहले अपने तारीफ कर लेते हैं। किसकी तारीफ करेंगे? हम लोग विजय सर की तारीफ करेंगे। ठीक है, चलो अपने रिजल्ट्स डिस्कस करते हैं। देखो, इस साल की तो एग्जाम हुई नहीं है, इस साल तो बोर्ड की 20 की एग्जाम हुई नहीं है, लास्ट ईयर हुई थी, मतलब 19-20 वाली बैच, और उसके पहले 18-19 वाली बैच। ये मेरी दो बैचेस रही हैं। 19-20 में कुछ 45 to 50 स्टूडेंट्स थे। अकाउंट्स में एवरेज मार्क्स आई थी 90। एवरेज मार्क्स मैं कह रहा हूं, एवरेज मार्क्स 90 आ रही, मतलब मेजॉरिटी बच्चे जो हैं, मतलब पूरी बैच, उसके 95, 96, 98, 98 हमारे हाईएस्ट गए थे लास्ट ईयर। ठीक है, उसके पहले मेरे पास कुछ 35 इतने स्टूडेंट्स थे, वहां पे भी हमारी एवरेज 90 के आसपास थी। 17-18 मेरे पास कुछ ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं थे, बट एवरेज 90 ही रह रही थी। इस साल भी मैं गारंटी दे रहा हूं एवरेज 90 ही रहेगी, अगर बोर्ड के एग्जाम हुए तो, जो अभी होंगे मई में। क्या रीजन है कि भाई बच्चों के 90 आ रहे हैं अपने एरिया में, और कोई है भी नहीं सीबीएसई का जिसके इतने आ रहे हैं मार्क्स? रीजन क्या है? रीजन ये कि भाई विजय सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, हाँ वो तो है, बट और भी एक रीजन है। बच्चे बहुत मेहनत करें सरदार नगर के, हाँ बच्चे भी मेहनत करें, बट एक और रीजन है। रीजन ये है कि हम लोग क्लास में यहाँ पे क्या करेंगे? स्मार्ट वर्क ज्यादा करेंगे, हार्ड वर्क भी करेंगे, लेकिन ज्यादा फोकस स्मार्ट वर्क के ऊपर होगा। स्मार्ट वर्क किस सेंस में? स्मार्ट वर्क उस सेंस में कि भाई मैं आपको चैप्टर स्टार्ट होगा तब बता दूंगा कि ये चैप्टर में से ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऐसे ऐसे बोर्ड ने दिए हुए हैं, और साथ में मैं प्रूव करूंगा 2010 से लेके 2020 के पेपर्स में आपसे क्लास में डिस्कस करूंगा। 2010 से 2020 के पेपर्स जो हैं मेरे दिमाग में रट्टे पड़े हैं, मतलब मैं चलता फिरता आपका स्कैनर हूं कि सर ये वाला क्वेश्चन कब आया, मैं बता दूंगा 2012 में आया था, सेट नंबर 2 में आया था। क्लियर? तो मैं चलता फिरता स्कैनर हूं। मैं ये क्यों अपनी तारीफ कर रहा हूं? उसके दो रीजन है। पहला रीजन ये, आई वॉन्ट कि भाई अगर आप 12th यहां पे कर रहे हो, आप मेरे ऊपर कंप्लीटली ट्रस्ट रखो। मेरा पैटर्न थोड़ा सा अलग होगा, जैसे बाकी सब स्कूल में वॉल्यूम 1 से मे भी स्टार्ट करवाए, मैं यहाँ पे आपका वॉल्यूम 3 से करवाऊंगा। वॉल्यूम 3 जो है मेरी अराउंड खत्म होगी मई या जून के फर्स्ट वीक में, मई एंड में या जून फर्स्ट वीक में खत्म होगी। वॉल्यूम 1 जो है मेरी, वॉल्यूम 1 जो होगी वो सितंबर तक खत्म होगी, और वॉल्यूम 2 जो होगी वो आपकी अक्टूबर में खत्म होगी। वॉल्यूम 2 जो एक महीना खाली लेगा, अक्टूबर तक कोर्स खत्म करूंगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट मेरे पे ट्रस्ट रखो। दूसरा पॉइंट, आपको ये पता रहेगा कि किस चैप्टर में से कैसे कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। जैसे ही हमारा कोई भी चैप्टर खत्म होगा, आपको ग्रुप में दो चीजें आएंगी, एक इंपॉर्टेंट सम्स की लिस्ट आएगी और मेरी वर्कशीट आएगी। 11th में मैं हमेशा कहता हूं मैं बहुत लीनियंट रहता हूं, तुम लोग जल्द से करो। अब 12th में मैं पहले से कह रहा हूं मैं लीनियंट नहीं रहूंगा। हर थर्सडे हर संडे कंपलसरी टेस्ट होगी जब कोविड चला जाए, लेकिन ऑनलाइन जो आप लोग अटेंड कर रहे हो, देखो ऑफलाइन जो आ रहे हैं वो लोग ऑफलाइन टेस्ट देंगे, आप लोग ऑनलाइन आ रहे हो तो कंपलसरी ऑनलाइन आ रहे हो तो हफ्ते में मैं एक बार बुलाऊंगा, मोस्टली मंडे या ट्यूसडे, और वहां पे 3-3 स्टूडेंट्स करके 3-3 स्टूडेंट्स करके मैं ओरल टेस्ट लूंगा। जैसे पिछले साल भी मैंने 12th वालों की ली थी, तो आपकी भी ओरल टेस्ट होगी। तो ऑनलाइन पढ़ रहे हो मेरे को इश्यू नहीं है, मैं भी है ना ऑनलाइन ही चूज करता जैसे मार्केट में चल रहा है, स्पेशली सरदार नगर में। लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है कि जब मैं बुलाऊं ओरल टेस्ट के लिए तब आपको आना है। ओरल टेस्ट में आप दूर दूर बैठोगे, 3 बच्चे होंगे, क्लास आपने देखी हुई है, उसमें 3 बच्चे कैसे बैठेंगे आप सबको पता है। सब अग्री कर रहे हो? यस और नो? ऑनलाइन अटेंड कर रहे हो बट ओरल टेस्ट के लिए आओगे? नहीं तो फिर मैं सोचूं फिर। ओके, चलो शुरू करते हैं। अभी अकाउंट्स का जैसे मैंने कहा स्मार्ट वर्क करना है तो अपने को देखना पड़ेगा ब्लूप्रिंट, घर से पूछना पड़ेगा
जानवी, आपके घर पे मैंने पहले से ही पूछ लिया, आपके पापा ने मेरे को अग्री कर दिया है ओरल टेस्ट के लिए, तो आप टेंशन नहीं लो। ओके, अब 11th में आपकी एक बुक थी, 12th में 3 बुक्स हैं, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। वॉल्यूम 1 में 2 टॉपिक्स हैं, एनपीओ और पार्टनरशिप। वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 दोनों कंपनी के ऊपर है। इसमें शेयर्स के ऊपर फोकस है और इसमें कंपनी के बेसिक्स हैं। वॉल्यूम 1 जो है आपकी 40 मार्क्स वेटेज है, वॉल्यूम 2 और 3 दोनों का 20 मार्क्स का वेटेज है। तो ऐसे आपका 80 मार्क्स का पेपर है। पहली बुक 40 मार्क्स की, दूसरी दोनों जो हैं वो 20 मार्क्स का वेटेज है। एनपीओ जो है वो 10 मार्क्स का है, पार्टनरशिप जो है वो 30 मार्क्स का है। ठीक है, अब 80 मार्क्स का ये तो आपका हो गया। एनपीओ क्या होता है? मैं बता रहा हूं करण, एनपीओ क्या आता है। एनपीओ का मतलब होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। करण, आप ऐसे सोचो कि आपने 11th में किसके अकाउंट सीखे थे? सोल प्रोप्राइटर के, कि एक इंसान अकेला बिजनेस कर रहा है तो उसके अकाउंट्स कैसे लिखते हैं। 12th में आप करण क्या सीखने वाले हो? वॉल्यूम 1 में एनपीओ, एनपीओ मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट, कि कोई हॉस्पिटल है, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है, वो अगर क्या कर रहा है, बिजनेस रन कर रहा है, तो वो बिजनेस कैसे रन करेगा, उसके हम लोग अकाउंट सीखेंगे। जो लोग प्रॉफिट नहीं कमाना चाहते, चैरिटेबल ट्रस्ट, हॉस्पिटल, ये सब क्लब्स, ये सब। वॉल्यूम 1 में दूसरा है पार्टनरशिप, के पार्टनर्स बिजनेस करते हैं तो वो अकाउंट्स कैसे लिखते हैं। और तीसरा हम लोग 12th में सीखेंगे वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 में कंपनी के अकाउंट्स। ये तो 80 मार्क्स का पेपर हुआ। 20 मार्क्स का आपसे ये लोग पूछने वाले हैं इंटरनल्स। 20 मार्क्स कैसे आएंगे? आपका एक पेपर होगा 12 मार्क्स का, जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आके लेगा, मतलब बाहर से कोई स्कूल से आएगा और वो आपका वहां पे ऑन द स्पॉट पेपर लेगा। ये 12 मार्क्स का है। हर स्कूल में पहले से ही क्वेश्चन पेपर ऑलमोस्ट हिंट करके दे देते हैं। 12 में से 12 हर बच्चे की आती है, होशियार से होशियार हो, डफर से डफर हो, इसमें उस बच्चे की 12 में से 12 आएगी। 4 मार्क्स और 4 मार्क्स एक आपके प्रोजेक्ट की फाइल के ऊपर होगा, कि प्रोजेक्ट की फाइल कैसी है, कंटेंट कैसा है। और ये जो होगा आपका वाइवा के ऊपर होगा, कि आप कितने कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे हो, सही आंसर दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, उसके ऊपर। तो ये आपका 20 मार्क्स का क्या होगा? वेटेज होगा। तो आपका ये हुई ब्लूप्रिंट, जो मैंने डिस्कस की वही है। वॉल्यूम 1 जैसे मैंने कहा टोटल 40 मार्क्स का है। स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, मैं पीडीएफ भेजने ही वाला हूं लेक्चर एंड हो तब। और याद रखना हमारे 2 सेशन होंगे ऑनलाइन में, एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो मैंने एनपीओ कहा, और दूसरा पार्टनरशिप। वॉल्यूम 2 पूरा कंपनीज के शेयर्स के ऊपर है, शेयर्स और डिबेंचर के ऊपर है। वॉल्यूम 3 में 2 टॉपिक्स है, कौन से 2 टॉपिक्स है मैं डिस्कस कर रहा हूं। और ये आपका इंटरनल एग्जाम, प्रोजेक्ट फाइल और वाइवा टोटल 100 मार्क्स का है, जिसमें से आई होप सो कि तुम में से कोई 100 में से 100 लेके आएगा। चलो, वॉल्यूम 1 के ये आपके चैप्टर्स हैं और ये वॉल्यूम 2 के चैप्टर्स हैं। इनको अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं इन डिटेल, जब हम लोग ये बुक शुरू करेंगे तब डिस्कस करेंगे, बट ये वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 के चैप्टर्स हैं। अब आ जाते हैं आज की हमारी टॉपिक वॉल्यूम 3 के ऊपर। मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप सबके पास वॉल्यूम 3 अगर है तो आप लोग प्लीज उसका इंडेक्स निकाल के बैठो। अगर आपके पास वॉल्यूम 3 टीएस ग्रेवल की वॉल्यूम 3 है तो प्लीज इंडेक्स ओपन रखना। जैसे मैंने कहा स्मार्ट वर्क, तो अभी हम लोग डिस्कस करें कि हर एक चैप्टर कितने कितने मार्क्स का आता है। वॉल्यूम 3 में हम लोग जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसका एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करते हैं मतलब क्या, कि भाई कंपनी अच्छी है कि बुरी है, वो सब सोचते हैं। चैप्टर 1 जो है वो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है वो हमको सिखाएगा, उसका वेटेज है 4 मार्क्स। चैप्टर 2 और 3 जो है, चैप्टर 2 आपका थियरी चैप्टर है।
थियरी चैप्टर यानी क्या हो गया? जैसे आपको याद है 11th में आपका चैप्टर 1 था, अकाउंट्स के आप लोग लिमिटेशन, एडवांटेजेस, कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर रहे थे, याद है? फिर हम लोगों ने पढ़ा था कॉस्ट अकाउंटिंग करके होता है, टर्मिनोलॉजी सीखी थी, याद है सबको? तो वैसा वाला थियरी वाला चैप्टर है ये। चैप्टर 3 में सम्स है, लेकिन काफी इजी लेवल के सम्स है। चैप्टर 1 एग्जाम में कंपलसरी आएगा, आएगा ही आएगा 4 मार्क्स में। चैप्टर 2 और चैप्टर 3 जो है वो जनरली ऑप्शन में आते हैं। चैप्टर 2 और चैप्टर 3 जो है वो जनरली कहां पे आते हैं? ऑप्शंस में आते हैं। ध्यान से सुनना, पिछले अगर 11 साल के पेपर उठाएं 2010 से 2020 और एक और जो है आपका, उसको अगर आप उठाओ 2010 से 2020, याद रखना 11 साल के पेपर्स हैं। उन 11 साल के अगर हम लोग पेपर्स उठाएं उसमें से 8 बार इन लोगों ने चैप्टर 3 पूछा है और 3 टाइम्स चैप्टर 2 पूछा है। तो आप ऑब्वियसली देख सकते हो कि मैंने यहां पे वर्ड रेयरली क्यों लिखा है। और अभी रिसेंट में जब 2017 में ये चैप्टर पूछा था, चैप्टर 2 2017 में पूछा था, उसके बाद पूछा भी नहीं है। और 2017 में जब पूछा था चैप्टर 2 तो उसके और में क्या दे दिया था? चैप्टर 3 का क्वेश्चन दे दिया था। मतलब कोई बच्चा अगर चैप्टर 2 छोड़ के गया है तो उसको फर्क नहीं पड़ता। आगे चैप्टर 4 रेशियोज, इसका 4 मार्क्स का सम आएगा ही आएगा। और चैप्टर 5 कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सबसे टफ चैप्टर बोल सकते हो या सबसे लेंदी चैप्टर कह सकते हो या मेरी लैंग्वेज में सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर कह सकते हो। मजा आएगा ये चैप्टर करने में, जैसे फाइनल अकाउंट्स में अगर आपको मजा आया था, ये चैप्टर में भी मेरी गारंटी है मजा आएगा। ये चैप्टर तब अच्छे से आएगा जब आपको डेप्रीसिएशन चैप्टर और कैश बुक चैप्टर याद है। ठीक है, चैप्टर 1 से 4 तो सारे न्यू है, उसमें 11th का कोई कंसेप्ट की आपको जरूरत नहीं है। 11th के आपके कोई कंसेप्ट की आपको उसमें जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको क्या करना है चैप्टर 5 सीखना है तो आपको क्या करना होगा? एटलीस्ट ये दोनों चैप्टर अच्छे से याद होने चाहिए। मैंने आपको 11th में भी कहा था ये चैप्टर्स आएंगे। आज के चैप्टर के ऊपर चलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी। ओके, आई होप सबने वेटेज लिख दिया होगा इंडेक्स में। ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब वो स्टेटमेंट जो कंपनी जब साल खत्म हो तब बनाती है। आप में से कोई मेरे को याद दिलाना, सोल प्रोप्राइटर जो है वो कौन से बुक्स बनाता था जब साल खत्म हो रहा था? प्रॉफिट सब निकालने के लिए कौन से स्टेटमेंट्स बना रहा था? सर वॉल्यूम 3 थियरी बेस्ड है। कृष्णा इतनी थियरी नहीं है, प्रैक्टिकल थियरी है। वरुण कोटवानी सिर्फ बैलेंस शीट बना रहा था। वेरी गुड भाविका। हम लोग बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट। और लवीना यस, ट्रायल बैलेंस भी बनाते थे, बट ये 3 हमारे क्या होते थे? ये 3 हमारे मेन अकाउंट्स होते थे जो ईयर एंड पे कंपलसरी हम लोग बनाते थे। सोल प्रोप्राइटर ये 3 अकाउंट्स बना रहा था। कंपनी जो है 4 अकाउंट्स बनाती है। पहले अकाउंट का नाम है बैलेंस शीट, सेकंड अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस या स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट एंड लॉस, तीसरा नोट्स टू अकाउंट्स, और चौथा आपका 5th नंबर चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आई रिपीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब वो स्टेटमेंट, वो अकाउंट्स जो हमारी कंपनी कब बनाती है? जो हमारी कंपनी साल खत्म होने पे बनाती है। हमारी कंपनी साल खत्म होने पे स्टेटमेंट्स जो बनाती है वो कहां पे दिया हुआ है? तो 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट टिक कर दो, सेक्शन 129 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, वॉल्यूम 3 चैप्टर 1 के फर्स्ट पेज पे आपको ये पॉइंट मिलेगी। 1 मार्क के लिए प्लीज इंपॉर्टेंट टिक कर दो कि सेक्शन 129 में लिखा हुआ है कि हमको कौन से अकाउंट्स बनाने हैं। तो सेक्शन 129 में 4 चीजें दी हैं।
4 चीजें कौन सी हैं जो मैंने आपसे डिस्कस करी? सबसे पहला बैलेंस शीट, सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थर्ड नोट्स टू अकाउंट्स और फोर्थ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट तो अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज वो चैप्टर नंबर 5 में आएगा। पहले बैलेंस शीट की बात करते हैं। वरुण कोटवानी का आया है कि सर आपने 11th में कहा था कंपनी 3 मंथ्स में बनाती है बुक्स। वरुण मैंने ऐसे नहीं कहा था कि कंपनी 3 मंथ्स में बनाती है। मैंने 11th में वरुण आपको ऐसे कहा था कि एवरी 3 मंथ्स में कंपनी को अपने अकाउंट्स किसको देने पड़ते हैं? उसको गवर्नमेंट को सबमिट करने पड़ते हैं। क्लियर? अगर आप वेबसाइट पे जाके अभी रिलायंस की बैलेंस शीट सर्च करोगे आपको पूरे साल की मिलेगी, लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट्स जो होते हैं हर एक क्वार्टर के, वो कंपनी को क्या करने होते हैं? गवर्नमेंट को सबमिट करने पड़ते हैं। क्लियर? तो अकाउंट्स तो पूरे साल का बना रहे हैं, लेकिन ये 3 मंथ्स का डेटा, हर 3 मंथ्स का आपको डेटा उनको देना पड़ता है। यस, कंपलसरी पब्लिक को देने पड़ते हैं भावे का। यस कृष्णा, क्वार्टरली रिजल्ट्स होते हैं। एंड आई रिक्वेस्ट सबसे चैट में एक्टिव रहना। ऑलमोस्ट अभी सबके आने वाली है। 31 मार्च खत्म हुआ है। देखो जनरली जब क्वार्टर खत्म होता है ना उसके 15 दिन में आती है, मतलब 31 मार्च आपका क्वार्टर खत्म हुआ है तो 15 अप्रैल तक सबके डेटा आपको अवेलेबल हो जाएंगे। फिर 36 का आपको कब मिलेगा? 15/7 तक मिलेंगे। ओके, बैलेंस शीट का दूसरा नाम है पोजीशन स्टेटमेंट। ये डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये याद रखो बैलेंस शीट का दूसरा नाम क्या है? बैलेंस शीट का दूसरा नाम है पोजीशन स्टेटमेंट। क्लियर? सर पोजीशन स्टेटमेंट नाम क्यों है? पोजीशन स्टेटमेंट इस वजह से नाम है बिकॉज बैलेंस शीट करती क्या है? मेरे को मेरे एसेट और लायबिलिटी का पोजीशन बताती है कि भाई ये है ना, जिस दिन की बैलेंस शीट है उस दिन मेरे एसेट है, उस दिन के मेरी लायबिलिटीज है। वो मुझे क्या बताती है? मेरे एसेट और लायबिलिटी का पोजीशन बताती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या बताता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो मुझे बताता है कि भाई पूरा जो साल है उसमें मैंने कमाया कितना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरा नाम क्या है? इनकम स्टेटमेंट। अब तक तीन वन मार्कर्स मैंने करवाए हैं। पहला सेक्शन 129 क्या था, सेकंड बैलेंस शीट का दूसरा नाम क्या है, और थर्ड पीएनएल का दूसरा नाम क्या है। ये 1 मार्कर्स मैंने अब तक डिस्कस किए हैं। ओके, अब चलो आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। 11th में अगर मैं आपको बोलता बैलेंस शीट में मेरे को बिल्डिंग दिखानी है, बिल्डिंग कहां पे दिखाता? लायबिलिटी साइड या एसेट साइड? एसेट साइड। ओके, यहां पे मैं बिल्डिंग दिखाता। सपोज करते हैं हमारी क्लासेस की बिल्डिंग है। क्लास कितने का है? अज्यूम करते हैं 50 लाख का है। तो मैं यहां पे लिख दूंगा बिल्डिंग, ब्रैकेट में लिख दूंगा ये सरदार नगर में है। सपोज करो मेरे पास 2 बिल्डिंग्स हैं, 2 प्रॉपर्टीज है, दो दो अपनी ब्रांचेस हैं कि भाई कुबेर नगर से इतना दूर से बच्चे आ रहे हैं, तो मैंने कहा मैं बंगलो एरिया में कुबेर नगर में एक और ब्रांच ओपन करता हूं। तो वहां पे कितने की है? 30 लाख की है। ठीक है, बंगलो एरिया में सपोज करो हमने ब्रांच ओपन कर ली, तो वहां पे 30 लाख है। मेरे पास 2 ब्रांचेस हैं, तो ये मैंने अपनी बैलेंस शीट में दिखाया। मैं तो छोटा मोटा बिजनेसमैन हूं। आप मुझे बताओ, अगर रिलायंस होती, रिलायंस क्या करती? रिलायंस मेरे जैसे अगर करने बैठेगी, हर एक एसेट लिखने बैठेगी, तो उसकी 40 पेज की तो बैलेंस शीट बन जाएगी। उसकी 40 पेजेस की क्या बन जाएगी? बैलेंस शीट बन जाएगी। समझ में आ रहा है प्रॉब्लम क्या हो रहा है? तो रिलायंस क्या करती है? बिल्डिंग लिखेगी, बिल्डिंग के बाजू में लिख देगी नंबर 3, और फिर यहां पे लिख देगी कि उसके पास 50,000 करोड़ की बिल्डिंग है। ठीक है, छोटे मोटे उनके नहीं है, उनके 50,000 करोड़ की बिल्डिंग है। तो ये नंबर 3 क्या है? ये 3 नंबर आपकी एग्जाम में जैसे आप वर्किंग नोट बनाते हो, ये क्या है? आपका नोट्स टू अकाउंट्स। ये आपका क्या है? नोट्स टू अकाउंट्स। आया समझ में? यस और नो? कृष्ण शायद आप गलत समझे हो। तो थर्ड टॉपिक है नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स का मतलब क्या हुआ कि भाई बैलेंस शीट एक पेज की है,
तो मैंने खाली बैलेंस शीट में ये दिखा दिया है कि भाई मेरे पास क्या है, 50,000 करोड़ की बैलेंस शीट है, मतलब 50,000 करोड़ के एसेट्स हैं, फिक्स एसेट्स हैं, बिल्डिंग है मेरे पास 50,000 करोड़ की। अगर मेरे से पूछें कि किसी को जानना है कि यार रिलायंस के पास 50,000 करोड़ के एसेट कहां कहां है, तो मैंने नोट नंबर 3 लिखा है। ये 3 जो है वो 3 बिल्डिंग नहीं शो कर रहा है, 3 क्या कर रहा है, नोट नंबर है। तो जो भी पर्सन होगा वो कंपनी में नोट नंबर 3 जाके देखेगा, कंपनी के अकाउंट्स में नोट नंबर 3 में जितनी भी हमारे पास बिल्डिंग है, 100 बिल्डिंग है तो 100 बिल्डिंग का नाम लिखा होगा, एड्रेस लिखा होगा, प्रॉपर्टी की वैल्यू लिखी होगी। निकिता का है सर, मतलब इससे अलग अलग शो नहीं करना होगा, बैलेंस शीट में शो करना। यस निकिता, बैलेंस शीट में आप अलग अलग शो नहीं करोगे, बस आप बैलेंस शीट में लिख दोगे नोट नंबर। जिसको डिटेल में जाके देखना हो, जिसको डिटेल में जाके देखना हो वो नोट डिटेल में जाके देखेगा। सर हमको नोट नंबर भी बनाने पड़ेंगे। कशिश, नोट नंबर आप समझो आपका एलएफ है। आपने कशिश 11th में कभी भी एलएफ का कॉलम यूज किया था? नहीं। तो वैसे ही आपको क्या करना होगा, नोट नंबर पूरा ब्लैंक रखना होगा, सिर्फ सजावट के लिए है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, सजावट के लिए है। ओके, तो 4 चीजें आती हैं कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, नोट्स टू अकाउंट्स, कैश फ्लो। नोट्स टू अकाउंट्स रियल लाइफ में बहुत यूजफुल होता है, लेकिन हमको अभी यूज नहीं होगा, हम लोग उसको ब्लैंक ही छोड़ेंगे। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, बैलेंस शीट आपको सिखा रहा हूं। बैलेंस शीट का फॉर्मेट, सर रियल लाइफ में नोट नंबर यूज होते हैं? यस कशिश, रियल लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होते हैं नोट नंबर। ओके, कंपनी की बैलेंस शीट में 4 कॉलम होते हैं। पहला कॉलम पर्टिकुलर, सेकंड कॉलम अभी अभी मैंने आपको सिखाया, सेकंड कॉलम कौन सा है, नोट नंबर। थर्ड कॉलम आपका है करंट ईयर और फोर्थ कॉलम है प्रीवियस ईयर। अगर आप ध्यान से देखोगे हमारी बैलेंस शीट में, हमारी बैलेंस शीट मतलब 11th की बैलेंस शीट में, 11th की आपकी बैलेंस शीट ऐसे होती थी, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट, दोनों में आप करंट ईयर के फिगर्स लिखते थे। 11th की बैलेंस शीट और 12th की बैलेंस शीट में 2 चीजों में फर्क है। 11th की बैलेंस शीट ऐसे, हम लोग इसको पता है देसी भाषा में, देसी भाषा मतलब ऐसे ही बोल देते थे, टी शेप फॉर्मेट। इसका एक्चुअल में नाम क्या है, इसका नाम है हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट। बैलेंस शीट को बनाने का एक वर्टिकल फॉर्मेट भी है। वर्टिकल फॉर्मेट यानी क्या, वर्टिकल फॉर्मेट यानी कि यहां पे आएंगी आपकी लायबिलिटी, फिर टोटल, फिर एसेट्स और फिर टोटल। दोनों में फर्क पता चल रहा है? यहां पे टोटल 50 और 50 दोनों हॉरिजॉन्टल होते थे कि लेफ्ट हैंड साइड लायबिलिटी, राइट हैंड साइड एसेट। और यहां पे वर्टिकल में क्या हो गया, यहां पे आपका पहले लायबिलिटी का टोटल, उसी के नीचे एसेट का टोटल। सबको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में फर्क पता चला? वेरी गुड। तो कंपनी की बैलेंस शीट एज पर कंपनीज एक्ट कंपलसरी जो है वो वर्टिकल होनी चाहिए। एज पर कंपनीज एक्ट ये कंपलसरी क्या होनी चाहिए, वर्टिकल होनी चाहिए। हॉरिजॉन्टल बनाना इलीगल है, अलाउड ही नहीं है, गवर्नमेंट एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। दूसरा फर्क क्या है कि आप पिछले साल 11th में सिर्फ करंट ईयर की फिगर्स दिखाते थे, कंपनी की बैलेंस शीट में करंट ईयर की फिगर्स और प्रीवियस ईयर की फिगर्स दोनों दिखाना कंपलसरी है। कोई गेस करना चाहेगा कि दोनों फिगर्स दिखाना कंपलसरी क्यों होगा? गेस मारो दुक्का यार। ग्रोथ नहीं, कंपैरिजन। वेरी गुड कृष्णा तिलवानी। कृष्णा और लवीना का आंसर, हाँ जिन लोगों ने भी कंपैरिजन भेजा एकदम परफेक्ट आंसर, और ज्यादा आंसर लवीना का सही। शेयर मार्केट के लिए देखो, 2 तरह के लोग होते हैं। एक कि भाई शेयर कौन सा खरीदना है, वो सुबह सुबह को उठा वो बंदा, वो उसने टीवी चालू करी,
टीवी पे उसकी बीवी रात को अनुपमा देख रही थी, उसने चैनल चेंज करी, चैनल चेंज करके कोई न्यूज की चैनल चलाई, न्यूज की चैनल जो है उसमें ज्योतिष आ रहा था, उसके ज्योतिष ने उसको बोला कि भाई तेरी तुला राशि है, रिलायंस भी तुला राशि का है, तू रिलायंस के शेयर खरीद ले। तो ऐसे होते हैं बेवकूफ लोग। सर लोग ऐसे शेयर खरीदते हैं, भाई मेरे फैमिली में लोग ऐसे शेयर खरीदते हैं राशियां देख के। दूसरे लोग होते हैं भाई थोड़े से होशियार, अपने फ्रेंड्स की एडवाइस सुन के करते हैं, बट ज्यादा होशियार लोग नहीं है वो भी। सही इंसान वो होगा जो रिलायंस का, अगर मेरे को शेयर खरीदना है, मैं पहले जाऊंगा रिलायंस की वेबसाइट पे, रिलायंस की बैलेंस शीट, रिलायंस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डाउनलोड करूंगा, कंपेयर करूंगा कि भाई रिलायंस के करंट ईयर में सेल थी 50 लाख, प्रीवियस ईयर में उसकी सेल थी 55 लाख, कि रिलायंस की सेल जो है वो गिर गई, उसकी सेल कम हो गई, तो मैं डिसीजन ले पाऊंगा अच्छे से कि मेरे को रिलायंस का शेयर खरीदना है कि नहीं खरीदना है। तो ताकि लोग अच्छे से एनालाइज कर सके, इसके लिए करंट ईयर और प्रीवियस ईयर के फिगर्स देते हैं। सर फंडामेंटल्स चेक करते हैं कंपनी के, यस कृष्णा फंडामेंटल्स भी ऑब्वियसली चेक करेंगे। सबको आया समझ में? नोट नंबर क्यों दिया है, करंट ईयर प्रीवियस ईयर क्यों दिया है, यस और नो? ओके, आगे अब कंपनी की बैलेंस शीट समझते हैं। सुनना ध्यान से, कंपनी की बैलेंस शीट वर्टिकल है, यहां पे पर्टिकुलर्स नोट नंबर में बना नहीं रहा, करंट ईयर प्रीवियस ईयर, याद रखना पहले करंट ईयर फिर प्रीवियस ईयर, पहले करंट ईयर फिर प्रीवियस ईयर। ओके, अब हम लोग बैलेंस शीट सीख रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है जैसे ही सेशन एंड हो वापस ज्वाइन कर लेना, जैसे ही सेशन एंड हो आई रिक्वेस्ट वापस ज्वाइन कर लेना। चलो, कंपनी की बैलेंस शीट के दो साइड होते हैं, कंपनी की बैलेंस शीट के दो साइड्स होते हैं। पहला साइड का नाम होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी, दूसरे साइड का नाम होता है एसेट्स। आई रिपीट, कंपनी के दो साइड्स होते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटी और एसेट्स। सर इनको रोमन नंबर में लिखना जरूरी है? यस, रोमन नंबर में ही लिखना है। कंपनी की बैलेंस शीट आपके 11th की बैलेंस शीट जैसी नहीं है कि आप 11th की बैलेंस शीट में पहले एसेट में क्लोजिंग स्टॉक लिखो, डेटर लिखो, फिक्स एसेट लिखो, कुछ भी लिखो, फर्क नहीं पड़ता, आप ऊपर नीचे कर सकते थे। 12th में कंपनी की बैलेंस शीट में आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते, जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा। अब जैसे ही हमारा दूसरा सेशन एंड हो ना, उसके बाद आप रिलायंस की बैलेंस शीट देखना, टाटा की बैलेंस शीट देखना, जिसकी बैलेंस शीट देखनी है देखना, फॉर्मेट डिट्टो सेम दिखेगा जो मैं आपको फॉर्मेट करवा रहा हूं। रिलायंस क्या, मैकडोनल्ड्स की, डोमिनोज की, कोई दूसरी कंपनी की जाके बैलेंस शीट देखो जो इंडिया की बाहर की है, वो भी सेम फॉर्मेट फॉलो कर रही है। क्लियर? तो आई रिपीट, हमारी बैलेंस शीट के कितने साइड्स हैं? दो साइड्स हैं। पहला साइड है आपका इक्विटी एंड लायबिलिटी, दूसरा साइड है आपका एसेट साइड। अब हर साइड के अंदर मेन हेड और सब हेड होते हैं, हर साइड के अंदर क्या होते हैं? मेन हेड और सब हेड। इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर चार मेन हेड्स हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर चार क्या है? मेन हेड है। मेन हेड कौन से हैं? तो देखो आप लोग, आपकी स्क्रीन पे आएगा। पहला साइड इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसमें पहला है शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। ये चार मेन हेड्स हैं। निकिता आपने सीखा हुआ है चैप्टर कितनों के स्कूल में? वॉल्यूम 3 पहले करवाई है? डीपीएस में करवाई है। आनंद निकेतन में क्या करवा रहे हैं? एनपीओ। एयरपोर्ट का तो आई नो कुछ नहीं करवाया है। आनंद निकेतन ने कुछ स्टार्ट नहीं किया है, कल से करवाएंगे। ओके, चलो हम लोग पहले 11th की बैलेंस शीट याद करते हैं। 11th की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे याद करो आप क्या क्या लिखते थे। 11th की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे आप यहां पे लिखते थे कैपिटल, उसमें नेट प्रॉफिट प्लस करते थे।
फिर आप यहाँ पे लायबिलिटीज लिखते थे, जैसे एक लायबिलिटी है बैंक लोन और एक लायबिलिटी है क्रेडिटर। यस, क्रेडिटर आपकी लायबिलिटी। ओके, सुनना, ये कैपिटल में किसका हक होता था? कैपिटल कौन लेके आता था? वेरी गुड, ओनर या प्रोप्राइटर। कैपिटल कौन लेके आता था? ओनर लेके आता था या प्रोप्राइटर लेके आता था। और देखो, कभी ऐसा हो ना कि तुम लोगों ने चैट में आंसर टाइप कर दिया, उसके पहले मैंने आंसर बोल दिया, तो भी भेज देने का, एटलीस्ट आपका नाम तो आएगा, मेरे को लग रहा है कि पढ़ रहे हो। ठीक है, चलो। तो ओनर लेके आएगा या ओनर जो होगा या प्रोप्राइटर, बोलो जो बोलो, वो लेके आता है। कंपनी के ओनर होते हैं शेयर होल्डर। तो कैपिटल और नेट प्रॉफिट को कौन शो करता है? शेयर होल्डर फंड करके हम लोग इसको शो करते हैं। क्लियर? तो कंपनी के ओनर होते हैं शेयर होल्डर, तो कैपिटल और नेट प्रॉफिट के जगह कंपनी के बैलेंस शीट में दिखता है शेयर होल्डर फंड। अब बैंक लोन और क्रेडिटर में पता है फर्क क्या है? बैंक लोन जनरली लॉन्ग टर्म होगा और क्रेडिटर जनरली लेस देन 12 मंथ्स यानी शॉर्ट टर्म होंगे। दोनों में यही फर्क होगा। तो बैंक लोन को हम लोग दिखाएंगे नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी का मतलब हुआ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी का मतलब हुआ करंट लायबिलिटी। तो आपने बैलेंस शीट के 3 हेड्स मेरे साथ याद करें। पहला हेड शेयर होल्डर फंड, सेकंड अभी पेंडिंग रखो, मैंने आपको सिखाया नहीं है, मैं आगे सिखाऊंगा थोड़े दिनों में। थर्ड है नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी को आप लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी कह सकते हो, लेकिन लिखना नहीं, लिखना नहीं। लिखना तो कौन सा? नॉन करंट लायबिलिटी। और करंट लायबिलिटी यानी शॉर्ट टर्म, लेकिन लिखोगे क्या? करंट लायबिलिटी। बैलेंस शीट में 2 साइड्स हैं, अब तक बस ये याद होना चाहिए, बैलेंस शीट में 2 साइड्स हैं। पहला साइड का नाम है इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसके अंदर 4 क्या है? कौन से हेड है? मेन हेड है। मेन हेड कौन से हैं? शेयर होल्डर फंड, सेकंड पता नहीं है, थर्ड नॉन करंट लायबिलिटी, फोर्थ करंट लायबिलिटी। आई होप सबको ये याद हो गए हैं, एटलीस्ट बैलेंस शीट के लायबिलिटी मतलब साइड और 3 मेन हेड। क्लियर? अभी ये सेशन मैं एंड कर रहा हूं। आई रिक्वेस्ट, बैलेंस शीट में 2 साइड्स हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटी, और दूसरा कौन सा है आपका? एसेट्स। 4 मेन हेड है, हम लोगों ने 3 याद किए। शेयर होल्डर फंड, एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट में सिखाऊंगा। नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। अब सुनना सब लोग, मैंने क्या बताया था? यहां पे क्या आ रहा था? कैपिटल और नेट प्रॉफिट आ रहा था। तो कैपिटल अकेले बिजनेस कर रहे हो, अकेले अगर आप क्या कर रहे हो? बिजनेस कर रहे हो, तो आप खुद से पैसा लेके आ जाओगे। कंपनीज को जो पैसा मिलेगा उसके जगह वर्ड कैपिटल नहीं होगा, उसके जगह वर्ड क्या होगा? शेयर कैपिटल। तो इसको हम लोग मेन हेड के अंदर जो आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं सब हेड। उसको हम लोग क्या रिकॉग्नाइज करते हैं? सब हेड के जैसे रिकॉग्नाइज करते हैं। तो शेयर होल्डर फंड के अंदर 3 शेयर होल्डर फंड जो मेन हेड है उसके अंदर 3 सब हेड्स आते हैं। पहला सब हेड आता है शेयर कैपिटल, दूसरा सब हेड आता है रिजर्व सरप्लस, और तीसरा सब हेड आता है आपका मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। तो जैसे मैंने इसको पेंडिंग रखा था, ये वाला भी अभी पेंडिंग है। ये 3 या 4 दिन के बाद आप सीखोगे। अच्छा, पहले तो है ना सर, थियरी है, ये है जो तुम लोग मेरे से पूछ रहे हो। देखो 11th चलो आप लोग याद करो। 11th में मजा देखो आप सबको कब से आया था? अकाउंटिंग इक्वेशन से सम्स करने में मजा आया था, याद है? लेकिन अगर आपको एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, ये सब वर्ड्स का मतलब पता नहीं होता,
एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, ये सब वर्ड्स का मतलब पता नहीं होता। आपको लगता है आप अच्छे से सम्स या जर्नल ये सब कर पाते? क्लियर? तो वैसे ही 12th में भी स्टार्टिंग के 3-4 दिन या इवन एक हफ्ता थियरी रहेगी, लेकिन ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यही टर्म्स जो हैं वो आगे चलेंगे तो आपको फिर बहुत ज्यादा इजी लगेगा। सर फाइनल अकाउंट्स इंपॉर्टेंट है 12th में? रिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 12th में। अगर आपने 11th में नहीं सीखा है तो 12th में बहुत प्रॉब्लम होगी। ओके, आई रिपीट, हर बैलेंस शीट में मेन हेड होते हैं और सब हेड होते हैं। शेयर कैपिटल में जो कैपिटल हमको मिला है वो आएगा। रिजर्व सरप्लस में कंपनी के सारे प्रॉफिट और सेविंग्स आती हैं कि हमारी कंपनी ने जो पैसे बचा के रखे हैं। अब सुनना, मैंने जैसे कहा था इस चैप्टर का वेटेज है 4 मार्क्स। अब 4 मार्क्स में एक तो 1-1 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं और 3 मार्क्स में ज्यादातर 3 आइटम्स आपसे पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज अभी पूरा फोकस रखना, मैं बता रहा हूं बोर्ड में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। बोर्ड में आपको क्वेश्चन में पूछा नेट प्रॉफिट, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, और पूछा आपसे कि ये बैलेंस शीट में कहां दिखेगा, तो आपको आंसर में बस ये लिख के आना है, मेन हेड शेयर होल्डर फंड, सब हेड सब हेड कौन सा? रिजर्व्स एंड सरप्लस, बिकॉज प्रॉफिट कहां आएगा? रिजर्व सरप्लस में आएगा। समझ में आया? एग्जाम में क्या पूछेंगे? एग्जाम में कोई आइटम दे देंगे आपको और बोलेंगे कि इसका मेन हेड और सब हेड बताओ, तो ऐसे 3 आइटम्स देंगे, हर एक आइटम के 1-1 मार्क होंगे। अब ये बैलेंस शीट के सारे सब हेड्स हैं, ये आपकी पूरी बैलेंस शीट है। ये बैलेंस शीट का सिर्फ और सिर्फ कौन सा हिस्सा है? लायबिलिटी साइड है। अब सपोज करो आप लोगों ने सीख लिया है कि ट्रेड पेएबल्स यानी क्या होता है? क्रेडिटर। सपोज करो आपने ऐसा सीख लिया है, हम लोग आगे सीखेंगे, बट सपोज करो आपने सीख लिया है, एग्जाम में पूछा है कि क्रेडिटर्स कहां पे आएंगे, तो आपको बस लिख के आना है कि मेन हेड कौन सा होगा उसका? करंट लायबिलिटी। सब हेड कौन सा होगा? उसका सब हेड जो है वो होगा ट्रेड पेएबल। प्लीज चैट में भेजो, एग्जाम में समझ में आया क्या करना है आपको? मेन हेड या सब हेड कैसे लिखना है? बस। सर इजी है, यस इजी तब लगेगा जब ये सारी आइटम्स जो हैं, जो मैं अभी टिक कर रहा हूं ब्लैक से, उन सब का अगर आपको मतलब समझ आ जाए। अभी हम लोग आज किससे शुरू कर रहे हैं? सर 1 मार्कर में मेन हेड या सब हेड दोनों लिखने हैं। यस दोनों लिखने हैं, अगर एक भी गलत हुआ तो हाफ मार्क्स नहीं मिलेंगे, 0 मिलेगी। कि आपने सपोज करो मेन हेड ये सही बताया, सब हेड कौन सा था? ए था, आपने लिख दिया सी, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, आज हम लोग सीखेंगे शेयर होल्डर फंड का पहला आपका सब हेड शेयर कैपिटल। अब मेरे को सब हर एक स्टूडेंट चैट में आंसर करना, चैट बॉक्स मैंने ओपन कर दिया है। बैलेंस शीट के कितनी साइड्स होती हैं? निकिता तो भी 0 मार्क्स मिलेंगे। बैलेंस शीट के वेरी गुड, 2 साइड्स होती हैं। पहली साइड का नाम क्या है? लायबिलिटी नहीं है, इक्विटी एंड लायबिलिटी है। अरे मेरे भाई डेबिट कौन लिख रहा है? डेबिट नहीं है कुछ, अब डेबिट क्रेडिट नहीं दिखेगा बैलेंस शीट में। ओके, इक्विटी एंड लायबिलिटी में कितने मेन हेड्स होते हैं? 4। पहला वाला कौन सा होता है? शेयर कैपिटल नहीं लिख सकते, शेयर होल्डर फंड लिखना होगा आपको, शेयर कैपिटल नहीं लिख सकते। ओके, सेकंड वाला पता नहीं, सेकंड वाला पता नहीं। थर्ड कौन सा था? वेरी गुड निखिल, सबसे पहले निखिल के आंसर आ रहे हैं, नॉन करंट लायबिलिटी। और फोर्थ था करंट लायबिलिटी, पहले ही भेज दिया करंट लायबिलिटी। ओके, शेयर होल्डर फंड मेन हेड है। इस मेन हेड के सब हेड मेरे को बताना, इसके अंदर कितने सब हेड होते हैं, नंबर बताओ।
नंबर बताओ, नाम नहीं, 3। पहला वाला होता है शेयर कैपिटल, दूसरा रिजर्व सरप्लस, तीसरा पता नहीं। ओके, वेरी गुड। अभी हमारा फोकस है किसके ऊपर? शेयर कैपिटल के ऊपर। तो पहले तो इन्होंने यही लिखा है, इक्विटी लायबिलिटी में इतने मेन हेड होते हैं, सब हेड होते हैं, ये सब फालतूगिरी, ये सब आपको पता है। शेयर होल्डर फंड में 3 सब हेड होते हैं। अगेन आप लोग मेरे से ज्यादा होशियार हो। अब मेन स्टार्ट हो रहा है। शेयर कैपिटल जो है सर, बोर्ड में फॉर्मेट बना हुआ आएगा नहीं मिताली, बोर्ड में सिर्फ ऐसा लिखा होगा। मतलब ऐसे 3 आइटम्स दे देंगे, ट्रेड पेएबल, नेट प्रॉफिट और ऐसा कोई तीसरा, और खाली लिखा होगा कि इसके मेन हेड और सब हेड बताओ। आपको बस आंसर में ऐसे लिखना है कि आंसर नंबर 1 ट्रेड पेएबल, फिर आप ऐसे कॉलम बना के लिख दोगे मेन हेड और सब हेड। फिर नेट प्रॉफिट है तो नेट प्रॉफिट में मेन हेड में लिखोगे शेयर होल्डर फंड और रिजर्व सरप्लस। आपको एग्जाम में ऐसे लिखना है, बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? एग्जाम में सिर्फ मेन हेड और सब हेड लिखना है। ओके, ये लोग बोल रहे हैं शेयर कैपिटल 2 टाइप का होता है, इक्विटी और प्रेफरेंस। क्लियर? तो इक्विटी शेयर कैपिटल हो या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो, वो आप कहां दिखाओगे? शेयर कैपिटल में दिखाओगे। अब इन्होंने एक लाइन दी है, कॉल्स इन एरियर्स आर डिडक्टेड फ्रॉम शेयर कैपिटल। कॉल्स इन एरियर्स जो होते हैं वो शेयर कैपिटल में से क्या होते हैं? डिडक्ट होते हैं। सर ये कॉल्स इन एरियर्स का मतलब क्या है वो समझ नहीं आया। कॉल्स मतलब पैसे मांगना, एरियर्स मतलब आउटस्टैंडिंग। तो कॉल्स इन एरियर्स का मतलब हुआ वो शेयर होल्डर जिन लोगों ने आपको पैसे नहीं दिए हैं। अभी बस याद रखो, इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में इन डिटेल समझा रहा हूं। अभी बस याद रखो, कॉल्स इन एरियर्स मतलब वो शेयर होल्डर जिन लोगों ने पैसे नहीं दिए हैं, तो उसको आपको क्या करना है? डिडक्ट करना है। क्या करना है? डिडक्ट करना है। और ये डिडक्ट क्यों हो रहा है वो मैं आप लोगों से ही प्रूफ कराऊंगा बस नेक्स्ट स्लाइड में। लेकिन दिमाग में रखो, कॉल्स इन एरियर्स मतलब शेयर होल्डर जिन्होंने पैसे नहीं दिए, उनको क्या करना है? माइनस करना है। आउटस्टैंडिंग इनकम है? नहीं, आउटस्टैंडिंग इनकम नहीं है, मैं समझा रहा हूं ये क्या है। ओके, अब मेरे साथ में रहना, मैं और इन डिटेल में जा रहा हूं। और अभी जो हम लोग डिस्कस करें काफी प्रैक्टिकल है, काफी इंटरेस्टिंग है। चलो, इन कंपनीज फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैपिटल इज कलेक्टेड थ्रू शेयर्स। कि अगर आप अकेले बिजनेस करते हो, आप खुद बिजनेस में पैसे लेके आ जाते हो। लेकिन अगर आप बिजनेस कर रहे हो कंपनी में, मैं कोई कंपनी बनानी है तो मैं लोगों के पास जाऊंगा, उनको बोलूंगा कि मेरे शेयर खरीदो, और लोग मेरे शेयर खरीदेंगे। सपोज करते हैं मेरे को चाहिए 500 करोड़, ठीक है? तो मैं 50 करोड़ शेयर मार्केट में लेके आऊंगा, एक शेयर 10 रुपए का, मेरे को कितने मिलेंगे? 500 करोड़ मिलेंगे। अब सुनना, जरूरी नहीं है कि हर एक पर्सन जो है, ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। एक सेकेंड ना, ओके। अब सपोज करते हैं चैट में सबसे लास्ट मैसेज था कशिश का। ओके, कशिश के पास 1 लाख रुपीस पड़े हैं। कशिश के पास कितने रुपीस पड़े हैं? 1 लाख। तो मैंने कशिश को कहा कि देखो मैं ये कंपनी बना रहा हूं, प्रॉफिट कमाएंगे तो आपके पैसे डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे, 15 दिन में पैसे डबल, ऐसे मैं उसको स्कीम कुछ पढ़ा रहा हूं, ठीक है? तो कशिश ने सोचा उसके पास कितने पैसे पड़े हैं? 1 लाख। एक शेयर 10 रुपए का है, तो कशिश ने कितने शेयर मेरे खरीदे? 10,000 शेयर खरीदे। यहां तक साथ में? ओके। अब अगर सपोज करो मैं एक स्कीम लेके आऊं, कशिश को बोलूं कि कशिश देखो अभी आपको सिर्फ 2 रुपए देने हैं,
6 महीने बाद 4 रुपए देना और उसके 6 महीने बाद और 4 रुपए देना। मतलब आप 10 रुपए कशिश को मैं बोल रहा हूं साथ में नहीं दो, आप 10 रुपए कैसे दो, डिवाइड करके दो। अभी 2 रुपए दो, फिर 4 रुपए, फिर 4 रुपए। इससे मेरे को फायदा क्या होगा कि कशिश 1 लाख रुपीस डिवाइड बाय 2 कितने शेयर खरीदेगी, 50,000। पहले 10,000 खरीद रही थी, अभी 50,000 खरीदेगी। फिर मैं उसको बोलूंगा कि भाई ठीक है 6 महीने बाद 4 रुपए, 6 महीने बाद 4 रुपए, वो बाद में दे देगी, मैनेज कर लेगी, लेकिन अभी एटलीस्ट उसने ज्यादा शेयर खरीदे। तो ये सिंपल लॉजिक है कि अगर आप कोई चीज इंस्टॉलमेंट में अलाउ करते हो, लोग क्या करेंगे, शेयर वो ज्यादा खरीदेंगे, वो चीज ज्यादा खरीदेंगे। सिंपल लॉजिक है ना। तो वैसे ही कंपनी जो है उसके पास दो ऑप्शन है, वो या तो सारे के सारे पैसे 10 के 10 रुपए का शेयर साथ में इश्यू कर सकती है, या तो क्या कर सकती है, इंस्टॉलमेंट। और ऑब्वियसली कंपनी ज्यादा इंस्टॉलमेंट के बारे में सोचेगी। क्यों ज्यादा सोचेगी, बिकॉज ज्यादा शेयर्स लोग खरीदेंगे। तो द शेयर कैन बी आस्क्ड, दी शेयर्स कैन बी आस्क्ड बाय कंपनी आइदर इन लमसम, कि कंपनी या तो सारे के सारे पैसे साथ में मांग सकती है या तो इंस्टॉलमेंट में मांग सकती है। सर बट इससे कशिश का एक्सपेंस इंक्रीज होगा। वरुण ये हर जगह पे होगा। वरुण सपोज करो आपको एक फोन लेना है, उस फोन की प्राइस है 70,000। अभी पूरा का पूरा पेमेंट कर दोगे वरुण तो 70,000 में फोन आपका। लेकिन आपको बोल रहे हैं कि आप हर महीने क्या करो, हर महीने आप 15,000 भरो। कितने महीने के लिए, 5 महीने के लिए। तो आपको कितना पे करना पड़ा, 75। तो ये तो हर जगह पे होगा ही ना वरुण, कि अगर आपको इंस्टॉलमेंट भरने हैं तो थोड़े बहुत एक्सपेंस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। लेकिन कंपनी ऑप्शन देती है, इससे होगा क्या, ज्यादा लोग ज्यादा शेयर्स अफोर्ड कर पाएंगे। तो जनरली कंपनी इंस्टॉलमेंट में मांगेगी ताकि ज्यादा लोग इसको अफोर्ड कर सके। अब सुनना सबसे इंपॉर्टेंट, एज पर कंपनीज एक्ट पहले स्टेज का नाम हमेशा एप्लीकेशन होगा। मतलब मैं मांग रहा हूं पैसे कितने, 2, 4 और 4। तो मेरा पहला स्टेज एप्लीकेशन, दूसरा स्टेज और तीसरा स्टेज। पहले स्टेज का नाम कंपलसरी क्या होता है, एप्लीकेशन होता है। दूसरे स्टेज का नाम क्या होता है, अलॉटमेंट। ये दो नाम कंपलसरी है। और तीसरा स्टेज जो सबसे लास्ट स्टेज होता है उसका नाम होता है फाइनल कॉल। पहले दो के नाम याद रहेंगे। एप्लीकेशन मतलब आप अप्लाई कर रहे हो कि आपको शेयर मिले। अलॉटमेंट मतलब आपको शेयर अलॉट हो रहा है, मिल रहा है। सपोज करो आपका जो शेयर है, सपोज करते हैं आपका जो शेयर है कितने इंस्टॉलमेंट्स में है, अज्यूम करते हैं सिर्फ 2 इंस्टॉलमेंट है। तो पहला इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन, दूसरे इंस्टॉलमेंट का नाम अलॉटमेंट। 5 और 5। सपोज करते हैं आप 5 स्टेजेस में पैसे मांग रहे हो। कितने स्टेजेस में, चलो 4 स्टेजेस में। एप्लीकेशन 3 रुपीज, अलॉट मतलब 3, 2, 3 और 2, ऐसे 10 रुपए मांगे। स्टेजेस के नाम देखना, पहला नाम हमेशा क्या होगा, एप्लीकेशन। दूसरे स्टेज का नाम हमेशा क्या होगा, अलॉटमेंट। तीसरे स्टेज का नाम पता नहीं, लेकिन लास्ट स्टेज का नाम फाइनल कॉल। तो जो सबसे पहला कॉल होता है उसको हम बोलेंगे फर्स्ट कॉल। अगर 5 स्टेजेस हैं, 3, 1, 1, 2 और 3। पहले स्टेज का नाम एप्लीकेशन, दूसरे स्टेज का नाम अलॉटमेंट, तीसरे स्टेज का नाम फर्स्ट कॉल, चौथे स्टेज का नाम सेकंड कॉल, लास्ट स्टेज का नाम तो पता है आपको, फाइनल कॉल। ये कॉल समझ में आ रहे हैं, नाम समझ आ रहे हैं। लास्ट वाला हमेशा फाइनल कॉल, यस। अगर 10 स्टेजेस है ना, अगर 10 स्टेजेस हैं, पहला स्टेज एप्लीकेशन, दूसरा अलॉटमेंट, तीसरा फर्स्ट कॉल, फिर सेकंड कॉल, लास्ट जो स्टेज होगा उसका क्या होगा, फाइनल कॉल। फिर सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल चालू रहेगा। ठीक है। अगर 4 स्टेजेस हैं तो नाम क्या होंगे, वो आपको अभी स्क्रीन पे दिखेंगे।
ये हमारे 4 स्टेजेस थे। सर एक ही हो तो, अगर मिताली एक ही है तो इंस्टॉलमेंट है नहीं, स्टेज ही नहीं है। मिताली अगर एक ही में मांग रहे हैं तो इंस्टॉलमेंट ही नहीं है। सर इसकी कोई लिमिट है? कशिश कोई लिमिट नहीं है, बट रियल लाइफ में ज्यादातर सब लोग जो है 4 स्टेजेस में मांगते हैं। या तो सारे के सारे साथ में मांगते हैं, या तो सिर्फ है ना आपको क्या करते हैं 4 स्टेजेस मांगेंगे। सर अगर दो हो तो पहला एप्लीकेशन, दूसरा अलॉटमेंट, तो फाइनल कॉल नहीं आएगा। कॉल वर्ड थर्ड से ही आएगा। क्लियर सूरज, सॉरी सुजल? ओके, अब और टफ टॉपिक कर रहा हूं। तो ये बेसिक, ये कंपनी ऐसे पैसे मांगती है। अब हमारा शेयर कैपिटल जो है 5 हिस्सों में डिवाइडेड है। अच्छा, बीच में किसी का डाउट है, शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल है या शेयर कैपिटल के अंदर शेयर होल्डर फंड है? सबसे ऊपर शेयर होल्डर फंड है, उसके अंदर शेयर कैपिटल है। अब शेयर कैपिटल में क्या क्या आ सकता है मैं वो सिखा रहा हूं। सर अलॉटमेंट और एप्लीकेशन को थोड़ा इलेबरेट करो ना प्लीज। काजल, एप्लीकेशन मतलब फर्स्ट स्टेज, जब शेयर होल्डर जो होता है कंपनी के लिए शेयर अप्लाई कर रहा है कि मेरे को शेयर दो, और सेकंड स्टेज में कंपनी उसको शेयर अलॉट करती है। एक्चुअल में काजल वॉल्यूम 2 में इन डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। अभी बस आपको पता होना चाहिए कि कंपनी या तो पैसे साथ में मांग सकती है या तो इंस्टॉलमेंट में मांग सकती है, और इंस्टॉलमेंट मांगेगी तो नाम पता होने चाहिए, उनका मीनिंग क्या है, उनकी एंट्रीज कैसे होगी, वो वॉल्यूम 2 में सीखेंगे। ओके, अब सुनना, अब प्लीज पूरा फोकस रखना, मेरी रिक्वेस्ट होगी, चैट अभी थोड़ी देर के लिए कुछ चैट में भेजना नहीं, पूरा फोकस रखना, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं। ओके, आप लोगों ने 11th में सीखा था वर्ड MOA। MOA स्टैंड्स फॉर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। MOA स्टैंड्स फॉर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। किसी को भी कंपनी बनानी होती है तो उसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ता है। आपको अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखना पड़ता है कि भाई आप लाइफ टाइम में कितना पैसा मांग सकते हो। तो मैंने अपने मेमोरेंडम में लिखा है कि मैं लाइफ टाइम में ऑथोराइज्ड कैपिटल, सपोज करते हैं कि मैं लोगों को बोल रहा हूं कि पूरे लाइफ टाइम में मैं 50 करोड़ के ऊपर एक शेयर 10 रुपए का 500 करोड़ मांग सकता हूं, तो उसको बोलते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल यानी वो कैपिटल जो हम लोग लाइफ टाइम में मांग सकते हैं। आई रिपीट, जो लाइफ टाइम में मांग सकते हैं। सर हमने 500 करोड़ मांग लिए, हमको और पैसे चाहिए तो क्या? तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को बदलो, उसको चेंज करो, फिर उसमें 500 करोड़ को 1000 करोड़ करो, जितने करो फिर आप मांग सकते हो। तो सर पहले से ही बहुत बड़ी अमाउंट क्यों नहीं लिख देते? ये डाउट आएगा कि सर पहले से ही हम लोग लिख देते हैं कि भाई हमारा कितना होगा, हमारा जो है 1,50,000 ऐसे वैसे करोड़, ऐसा हमने लिख दिया। याद रखना, जितनी बड़ी अमाउंट मेमोरेंडम में लिखोगे, उतना ज्यादा चार्टेड अकाउंटेंट, उतना ज्यादा कंपनी सेक्रेटरी, उतना ज्यादा आरओसी आपसे उसका स्टैम्प ड्यूटी के चार्जेस लेगा। तो सोच समझ के लिखने पड़ेंगे। अगर सपोज करो यहाँ पे आपसे सीए ने 500 करोड़ जो है वो मेमोरेंडम बनाने में आपसे कितने लिए, अज्यूम करते हैं 5 लाख रुपए लिए, तो सिर्फ वो 500 करोड़ को 700 करोड़ करने के लिए भी आपसे 6 से 7 लाख रुपए लेगा। ये तो सिर्फ सीए ले रहा है, सीएस लॉयर ये सब और पैसे लेंगे, तो सोच समझ के अमाउंट लिखनी पड़ती है। जो भी हो, ऑथोराइज कैपिटल मतलब हमारी कंपनी लाइफ टाइम में कितना पैसा मांग सकती है, उसको बोलते हैं ऑथोराइज कैपिटल। अब हमारी कंपनी लाइफ टाइम में 500 करोड़ मांग सकती है, बट हमारी कंपनी अभी जो है एट प्रेजेंट वो मांग रही है 10 करोड़ शेयर के ऊपर 10 रुपए, दैट इज 100 करोड़। इसका नाम है इश्यूड कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल का मतलब क्या हुआ? मांग सकते हैं।
कि हम लोग 50 करोड़ शेयर मार्केट में ला सकते हैं, लेकिन अभी जरूरत 100 करोड़ की है तो मैं 100 करोड़ मांग रहा हूं। आया समझ में सबको? यस और नो? ऑथोराइज और इश्यूड क्लियर? ओके, वेरी गुड। अब आप देखो, रियल लाइफ में ऐसा तो होता नहीं है जैसा हम लोग सोचें वैसा हो। रियल लाइफ में ऐसा तो होता नहीं है जैसा हम लोग सोचें वैसा हो। भाई अगर हम चाहें तो भाई ऐसे लेक्चर ले नहीं रहे होते हम लोग। कैसे, अगर हम लोग चाहते तो लेक्चर कैसे ले रहे होते? फिजिकल क्लास में बैठ के मस्त ले रहे होते लेक्चर, ठीक है? तो वैसे ही मैं मार्केट में इश्यू करना चाहता हूं 10 करोड़, लेकिन मैं मार्केट में गया, मैंने कहा, लोगों को बोला कि मेरे शेयर खरीदो, बहुत अच्छा कमाओगे, ये वो, मैंने लोगों को कन्विंस किया। लेकिन मार्केट में शेयर सेल हुए सिर्फ और सिर्फ 9 करोड़। तो 9 करोड़ को हम लोग कहेंगे, वर्ड इसके लिए है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल का 2 जनों ने डाउट पूछा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। ऑथोराइज मतलब कि मैं मांग सकता हूं। इश्यूड कैपिटल, मैं मार्केट में आके अभी सिर्फ 100 करोड़ मांग रहा हूं। जितना अभी लोगों से पैसे मांग रहा हूं, दैट इज नोन एज इश्यूड कैपिटल। कि मैं सिर्फ 10 करोड़ बेचना चाहता हूं, 10 करोड़ बेचना चाहता हूं, लेकिन मार्केट में बिके कितने मेरे? सिर्फ 9 करोड़ शेयर बिके। मतलब मैं मांगना चाहता था 100 करोड़, मिले कितने? 90 करोड़। तो जितने लोगों ने मेरे शेयर खरीदे, वर्ड ध्यान से सुनना, टॉपर बच्चा जो होता है ना, होशियार बच्चा होता है, वो होशियार बच्चा बोलता है कि कंपनी ने मार्केट, देखो, डफर बच्चा होगा या एवरेज बच्चा होगा, वो बोलेगा कंपनी ने मार्केट में शेयर बेचे। अच्छा बच्चा क्या बोलेगा, टॉपर? वो बोलेगा शेयर इश्यू किए। अच्छे वर्ड्स, फैंसी वर्ड्स यूज करो। क्लियर? वैसे ही नॉर्मल बच्चा होगा, वो क्या बोलेगा कि हमारे शेयर लोगों ने खरीदे। जो अच्छा बच्चा होगा वो वर्ड क्या यूज करेगा? लोगों ने हमारे शेयर्स क्या किए? सब्सक्राइब किए। समझ में आ रहा है? हाँ, तो हमारे शेयर लोगों ने सब्सक्राइब कितने किए? 9 करोड़। हर एक शेयर 10 रुपए का, यानी यहां पे कितना आएगा? यहां पे आपका जो है 90 करोड़ आ गया। अब सुनना, सब्सक्राइब कैपिटल के 2 हिस्से होंगे। सब्सक्राइब कैपिटल जो है उसके 2 हिस्से होंगे। पहला हिस्सा जो है कि भाई 10 रुपए का शेयर है, हम लोगों ने सपोज करते हैं अभी 10 रुपए में से सिर्फ 7 रुपए मांगे हैं और 3 रुपए बाद में मांगेंगे। मतलब अभी हम लोगों ने क्या किया है, अज्यूम करते हैं एप्लीकेशन था मेरा 3 रुपीज, अलॉटमेंट था 4 रुपीज, तो अभी मैंने सिर्फ 7 रुपए मांगे हैं। मैंने शेयर होल्डर को बोला कि भाई 3 रुपए मैं फ्यूचर में मांगूंगा, 1 साल के बाद, 6 महीने बाद मांगूंगा। अभी कितने मांगे हैं? 7 रुपीज। तो 9 करोड़ के ऊपर 7 रुपीज, 63 करोड़। इसके लिए नाम एक और है, इसका नाम है कॉल्ड अप कैपिटल, और इसको बोलते हैं अनकॉल्ड कैपिटल। अनकॉल्ड कैपिटल काम का नहीं है, अनकॉल्ड कैपिटल काम का नहीं है। ऑथोराइज्ड मांग सकते हो, आपके पास ऑथोरिटी, नाम में ही, प्लीज हर एक के नाम में ही मीनिंग है। ऑथोराइज का मतलब क्या हुआ? ऑथोरिटी है इतने मांगने की। इश्यूड का मतलब क्या हुआ? इतने इश्यू करे हैं अभी। सब्सक्राइब, लोगों ने इतने सब्सक्राइब करे हैं। फिर आता है आपका सब्सक्राइब में से कॉल्ड अप, के अभी लोगों ने, मतलब हम लोगों ने लोगों से सिर्फ 7 रुपए मांगे हैं 9 करोड़ शेयर के ऊपर। अब फिर से वही, जैसा हम लोग चाहते हैं वैसा होता है कभी? जैसा हम लोग चाहते हैं वैसा होगा नहीं। आपको क्या लगता है, हर एक शेयर होल्डर ने, ये जो थे हमारे 2 स्टेजेस, 3 रुपए और 4 रुपए, हर एक शेयर होल्डर ने सारे पैसे दिए होंगे? हर एक शेयर होल्डर ने सारे पैसे दिए होंगे? कोई ना कोई बंदा होगा जिसने पैसे नहीं दिए होंगे।
एक शेयर होल्डर पैसे नहीं देता है, उसके लिए एक वर्ड है, वो वर्ड आपने अभी अभी मेरे से सीखा था, वो वर्ड बताओ क्या था? जो शेयर होल्डर पैसे नहीं देता है उसके लिए क्या कहते हैं? बैड डेट वर्ड सेल्स के लिए होता है। आयुषी, आयुषी आज हमने क्या वर्ड सीखा था? निखिल वेरी गुड। आउटस्टैंडिंग वर्ड नहीं था काजल, बैड डेट नहीं था, उस वर्ड का नाम था कॉल्स इन एरियर्स, उस वर्ड का नाम था कॉल्स इन एरियर्स। तो 63 करोड़ में से अज्यूम करते हैं 3 करोड़ कॉल्स इन एरियर्स है, तो मुझे मिले कितने? मुझे मिले कितने? 60 करोड़। 60 करोड़ के लिए एक और नाम है, वो नाम है पेड अप कैपिटल। तो 5 टाइप के कैपिटल है। पहला ऑथोराइज कैपिटल, दूसरा इश्यूड कैपिटल, तीसरा सब्सक्राइब्ड कैपिटल, चौथा कॉल्ड अप कैपिटल, पांचवा पेड अप कैपिटल। कॉल्ड अप मतलब मांगे हैं, पेड अप मतलब मिले हैं। जैसे इस साल वाइवा में पता है एक बच्चे से, जो प्रैक्टिकल एग्जामिनर आया था उससे एक बच्चे ने, मतलब बच्चे से क्वेश्चन क्या पूछा था प्रैक्टिकल एग्जामिनर ने, कि भाई कॉल्ड अप और पेड अप कैपिटल सेम हो सकता है? क्या पूछा था स्टूडेंट से? कॉल्ड अप और पेड अप कैपिटल सेम हो सकता है? तो हमारा स्टूडेंट था, होशियार था, उसने आंसर दे के आया कि सर जब कॉल्स इन एरियर 0 हो तब कॉल्ड अप और पेड अप कैपिटल सेम होगा। और बात सही है बच्चे की। अगर कोई पर्सन है ही नहीं कि सारे के सारे पैसे मिल गए तो कॉल्ड अप भी 63, पेड अप भी 63। वैसे ही अगर सपोज करो हम लोग 50 करोड़ इश्यू करना चाहते हैं और हमने इश्यू भी 50 करोड़ कर दिए, मतलब मेरे पास ऑथोरिटी 50 करोड़ शेयर की है और मैंने 50 करोड़ इश्यू कर दिए, तो ऑथोराइज भी 500 करोड़ और इश्यूड भी 500 करोड़। और सपोज करो सारे के सारे 50 करोड़ शेयर बिक गए तो सब्सक्राइब भी 500 करोड़। ऐसे नहीं सोचो कि हर बार नाम अलग है तो अमाउंट अलग होगी। एक ही चीज की दो नाम हो सकते हैं, मतलब हमारे केस में अगर कॉल्स इन एरियर्स नहीं होता तो कॉल्ड अप और पेड अप कैपिटल सेम होता। आया समझ में? मैं पूरा रिपीट कर रहा हूं, फोकस रखना। और जिनको समझ में आ गया क्लियर भेजो ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मेरे को आए। हाँ भाई तुमको पढ़ने में आ रहा है, मैं पढ़ाना भूल नहीं गया हूं ऑनलाइन। हाँ, ऑथोराइज कैपिटल मतलब वो कि भाई जो हम लोग लाइफ टाइम में मांग सकते हैं। इश्यूड कैपिटल मतलब वो जो हम लोगों ने अभी मांगे हैं। सब्सक्राइब कैपिटल मतलब जितने लोगों ने शेयर खरीदे हैं। मैं चाहता हूं 10 करोड़ शेयर बिके, लेकिन बिके सिर्फ 9 करोड़। अगर 10 के 10 बिकते तो इश्यूड और सब्सक्राइब सेम होता। अब सब्सक्राइब के दो हिस्से, कि मेरे 9 करोड़ शेयर बिक गए हैं, उसमें से 7 रुपए मैंने मांगे हैं, 3 रुपए मांगे नहीं है, तो 3 रुपए अनकॉल्ड कैपिटल जो कहीं काम का नहीं है। कॉल्ड अप कैपिटल है 9 करोड़ इंटू 3, 63 करोड़। उसमें से 3 करोड़ के ऊपर मेरे को पैसे नहीं मिले तो पेड अप कैपिटल 60 करोड़। आपकी जो बैलेंस शीट आपने सीखी, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, आपने जो बैलेंस शीट सीखी उस बैलेंस शीट में, कहां गई बैलेंस शीट? ये रही। उस बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल करंट ईयर में जो अमाउंट दिखाते हैं वो अमाउंट होती है कौन सी? पेड अप कैपिटल। तो बैलेंस शीट में कौन सा कैपिटल जाता है? पेड अप कैपिटल जाता है। निकिता का क्वेश्चन आया है सर कॉल्ड अप इज एप्लीकेशन। नहीं निकिता, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फाइनल कॉल 343। अगर निकिता आपने अब तक सिर्फ एप्लीकेशन मांगा है तो आपका कॉल्ड अप 3 हुआ। लेकिन निकिता पॉसिबल है कि आपने दोनों स्टेज, पहले दोनों स्टेज मांग लिए हैं तो कॉल्ड अप 7 हुआ। और सपोज करो निकिता आपने पूरे के पूरे मांग लिए हैं तो कॉल्ड अप 10 हुआ। तो ऐसे स्पेसिफिक नहीं रखो, कॉल्ड अप मतलब जितने आपने पैसे मांगे हैं। अच्छा अब ये लाइन का मतलब समझ में आया जो मैंने कहा था आपको आ जाएगी, कि कॉल्स इन एरियर्स क्या होता है? डिडक्ट होता है, कि हमको ये क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। हाँ यस निकिता, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यू आर करेक्ट। ओके, अब इसकी पीडीएफ में ग्रुप में भेज रहा हूं।
ये क्वेश्चन मेरी रिक्वेस्ट होगी, कल मैं इस क्वेश्चन को समझाऊंगा। इस क्वेश्चन में आपको पांचों कैपिटल निकालने हैं। अगर आपको मजा आया हो, ट्राई करना हो खुद से तो ट्राई करना, लेकिन मेरे को चैट में पूछना नहीं या मेरे को व्हाट्सएप नहीं करना कि सर मेरा आंसर सही है कि गलत है। सही होगा तो कल मेरे को चैट में बता देना कि आंसर सही है, ठीक है। सर ये सब नोट्स लिखने हैं कंसेप्ट में, यस। यहां तक सारा का सारा आपको कंसेप्ट की नोटबुक में लिखना है, तो आई रिक्वेस्ट ये आपका ये आपकी स्लाइड नंबर 11 है, मतलब जो पीडीएफ आएगी उसकी पेज नंबर 11 तक आज मैंने करवाया है, तो अगर आपको लिखना हो तो लिख सकते हो।